वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आप बने रहिए हमारी वीडियोज के साथ। हम मेडिकल सर्जिकल की कुछ वीडियोस बना रहे हैं, बड़े शॉर्टली एंड ब्रीफली बना रहे हैं। ये शॉर्टली एंड ब्रीफली बनाने का जो मेन मोटो वो क्या है कि हमारे यूट्यूब पे एक तो वीडियो अपलोड करने में बहुत सारा टाइम चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, और कई बार बच्चे जो हैं पूरी लंबी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। इस कारण उनको बड़े शॉर्ट शॉर्ट में जितना भी है वो डिजीज पोर्शन उनको समझाया जाए, जिससे कि वो अप्रोप्रिएट भी हो, बच्चे पढ़ के अच्छे नंबर भी ले आए, नॉलेज डेवलप हो जाए। और दुनिया में नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप यूटिलाइज करो हर सोर्स को, जहां से नॉलेज मिल जाए वो ले लो। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी बीमारी के बारे में, कैंसर के अंदर मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा MULTIPLE मल्टीपल माइलोमा। जब मल्टीपल माइलोमा की बात आती है बेटा, तो मल्टीपल माइलोमा इज द मल्टीफोकल मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। मींस मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल को क्या, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल इज नोन एज मल्टीपल माइलोमा। तो ये आपको याद करनी है दोस्तों कि मल्टीपल माइलोमा इज द मल्टीफोकल मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स। मींस प्लाज्मा सेल का मल्टीपल प्रोलिफरेशन हो जाता है, मींस प्लाज्मा सेल्स एबनॉर्मल हो जाती है। इन दिस कंडीशन एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स एक्यूमुलेटेड इन बोन मैरो। हमारी जो बोन मैरो कहां पाई जाती है, जो हमारी लॉन्ग बोन, जो बोन के बीचों बीच जो कैविटी होती है वहां पर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोन मैरो फ्लूइड बोलते हैं। ये बोन मैरो एंड अल्टर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये जैसे हमारे कोई लॉन्ग बोन है, इसके बीच में ये जो कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी के अंदर क्या होता है बेटा, बोन मैरो पाई जाती है। इस बोन मैरो मींस आपकी जो प्लाज्मा सेल है, ये प्लाज्मा सेल आपकी एबनॉर्मल हो गई है। तो ये प्लाज्मा सेल जब आपके इस बोन मैरो के अंदर आएंगी तो ये एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल आपकी बोन मैरो को अफेक्ट करेंगी। और बोन मैरो का जो काम है, अरे आपको अफेक्ट करेंगी, बोन मैरो को अफेक्ट करेंगी, तो जो बोन मैरो का काम है वो अल्टर हो जाएगा। बोन मैरो का काम क्या है, आरबीसीज का प्रोडक्शन करना, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। ये ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना मतलब डिस्टर्ब कर देगी। ये एबनॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी, सच एज पैराप्रोटीन्स व्हिच प्रोड्यूस किडनी प्रॉब्लम्स। और ये एबनॉर्मल सेल्स क्या करेंगी बेटा, एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी। अब जैसे आपसे कोई पूछा जाए भाई एबनॉर्मल प्रोटीन कौन सी होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पैराप्रोटीन। अब ये पैराप्रोटीन किसको अफेक्ट करेगा बेटा, किडनी को। अरे नॉर्मली बोलते हैं ना बेटा कि जैसे बाहर के जो सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम करती है। यदि आप एक्सेसिव प्रोटीन लेंगे तो ये एक्सेसिव प्रोटीन क्या करेगा, किडनी के थ्रू फिल्टर होगा। अब यदि पैराप्रोटीन एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा प्रोटीन हो रहा है, तो पैराप्रोटीन हमारी किडनी से छन के जाएगा। प्रोटीन डायरेक्ट छन रहा है तो किडनी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगा। तो आप ये सोचिए कि आपकी एक प्लाज्मा सेल्स, हमारी बॉडी यदि बैलेंस में होती है, जहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सेल्स यदि नॉर्मल होती है तो ठीक है, लेकिन यदि एबनॉर्मल हो जाए प्लाज्मा सेल्स या प्रोलिफरेशन हो जाए तो ये क्या करेंगी बेटा, ये हमारे बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट कर देती है। सबसे पहले तो बोन मैरो को अफेक्ट करा। बोन मैरो को अफेक्ट करने से क्या होगा बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन के कारण ये खराब हुआ, साइड में क्या करेगा, ये किडनी के फंक्शन भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा मींस मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ओमा मींस बिनाइन ट्यूमर होता है, लेकिन मल्टीपल माइलोमा का मतलब है कि मैलिग्नेंट। इस जगह थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब जब हम कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप जितने भी हमारे कैंसर्स आते हैं मोस्टली कॉजेज उनके सेम होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस मेन कॉज है हमारे कैंसर का। उसके बाद में MGUS करके होता है बेटा, मोनोक्लोनल गामापैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। गामापैथी मींस गामा रेज। मींस हमारे जब हम कॉजेज की बात करते हैं बेटा, तो कॉजेज के अंदर एक आता वर्ड MGUS में मतलब मैं जी का बता देता हूं आपको, गामापैथी मींस जो गामा रेज से जो ट्रीटमेंट किया जाता है या मोडेलिटीज में यूज किया जाता है, मोनोक्लोनल गामापैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। एम से मोनोक्लोनल, जी से गामापैथी, यू से अनडिटरमाइंड और एस से हो गया बेटा सिग्निफिकेंस। मींस ये गामापैथी, ये गामा रेज आपके कैंसर पैदा करती है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस कैंसर पैदा करती है, और कुछ केमिकल्स वो भी कैंसर पैदा करते हैं।
फैमिली हिस्ट्री और ओबेसिटी, मोटापा। जब भी तो लोग मोटापा कम कर रहे, खाते कम है, क्योंकि मोटापा विल लीड हाइपरटेंशन, कैंसर, सेक्स, ये हमारे मेल पर्सन्स के अंदर कॉमनली पाया जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, सुनो, अब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, रिस्क फैक्टर्स आपको कैंसर में पता है। अब देखो मेरे भाई, आपको ये पता है कि हमारी ब्लड सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, तो भाई देखो सिम्टम्स क्या क्या होंगे यार, तुम किताब जो बोलेगी हम बाद में समझेंगे। तो जब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि बोन मैरो को अफेक्ट कर रहा है। बोन मैरो को अफेक्ट करने से आरबीसीज का प्रोडक्शन कम होता है। और दूसरा हो जाएगा पेन इन बोन, बोन के अंदर पेन हो जाएगा, बोन के अंदर पेन हो जाएगा। वीकनेस, हेडेक, कंफ्यूजन, ये तो लिख दिया भैया। क्या क्या हो जाएंगे? वीकनेस, वीकनेस के बाद क्या हो जाएगा भैया? हेडेक, हेडेक के साथ में क्या हो जाएगा भैया? कंफ्यूजन। वीकनेस, हेडेक, कंफ्यूजन। और यदि ये रीनल फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि यदि एक्स्ट्रा प्रोटीन या एबनॉर्मल प्रोटीन बनता रहा, यदि एबनॉर्मल प्रोटीन बनता रहा और किडनी से फिल्टर होता रहा, तो ये किडनी को अफेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में किडनी को भी फेल कर सकता है। तो रीनल फेलियर कैन बी लीड बाय दिस माइलोमा। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, बोन को अफेक्ट कर रहा है, तो हमारे बोन को अफेक्ट कर रहा है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अरे भैया, फ्रैक्चर मींस क्या होता है? फ्रैक्चर मींस क्या होता है? फ्रैक्चर की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, फ्रैक्चर की जब डेफिनेशन की, एनी ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्चर। अब इस ब्रीच का मतलब बताओगे तो ब्रीच को दूसरी इंग्लिश के अंदर ब्रेक बोलते हैं, मींस एनी ब्रेक, फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल मींस पैथोलॉजिकल मींस किसी बीमारी के कारण बोन कमजोर हो जाए और जिसके कारण फ्रैक्चर हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल। ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर समझ में आ गया। उसके बाद अब इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, तो क्या होगा? रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, बार बार में क्या होने लग जाएंगे? इन्फेक्शंस। तो ये चीज समझ में आई आपको बेटा? ये चीज समझ में आई? एनीमिया हो गया, पेन इन बोन हो गया, वीकनेस हो गया, और बाकी सिम्टम्स लिखने हैं ना बेटा, तो लिथार्जी लिख दो, उसके बाद पेल, बॉडी पेल कर दो, है ना बेटे, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कर दो, ठीक है बेटा, हाइपरटेंशन कर दो, क्योंकि किडनी के फंक्शन बढ़ रहे तो हाइपरटेंशन भी हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ये बहुत सारे सिम्टम्स है जिनको आप सोचते जाएंगे। अब जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो जब डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं बेटा मल्टीपल माइलोमा के अंदर कि डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, तो जब डायग्नोसिस की बात आती है बेटा, तो मैंने आपको बताया ना, डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या आता है? हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग के साथ में क्या आता है बेटा? फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा। इन दोनों चीजों से तो हम बताते हैं। और तीसरी चीज क्या होगी बेटा? ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस मींस यदि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जा रही है, एचबी, टीएलसी, डीएलसी, उसके बाद रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी के फंक्शन टेस्ट, आरएफटी या केएफटी जिसको बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा मैंने आपको बताया ना, आरएफटी मींस या केएफटी, केएफटी मींस किडनी फंक्शन टेस्ट। ये क्या क्या चीज होती है इसके अंदर? सीरम यूरिया, सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन। ये क्या होता है बेटा? ये सब क्या चीज का पता पड़ता है इससे कि किडनी फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। यदि बॉडी के अंदर यूरिया का प्रेजेंस ज्यादा है तो किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, या क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है तो किडनी फंक्शन में डिस्टरबेंस आ रहा है। ये चीजें किसके अंदर होती है? किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर। उसके बाद में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और ये क्योंकि आपको पता है किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम करती है। किडनी यदि हमारी सही काम करेगी तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन होगा, और यदि किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब मुझे विनय भैया ने बोलने के लिए बोला है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट के बाद में क्या कर सकते हैं हम? ब्लीडिंग टाइम एंड कोगुलेशन टाइम। अब बेटा मेरी बात सुना, ब्लीडिंग एंड कोगुलेशन टाइम, क्लोटिंग टाइम लिख दो, या क्लोटिंग, ब्लीडिंग टाइम या क्लोटिंग टाइम। इसका कहने का मतलब ये मेरे बच्चे कि यदि आरबीसी और बॉडी की ब्लड सेल्स यदि नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, प्लाज्मा नॉर्मल है, तो नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। और यदि इनके अंदर डिस्टरबेंस है तो ब्लड क्लोटिंग और ये क्या कहते हैं, ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद
एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्लाज्मा, अरे भैया प्लाज्मा सेल्स ही आपकी एबनॉर्मल हो रही है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन भैया मैंने क्या क्या बताए थे तुम्हें जीशान, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी गैमडे बताए थे ना, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ये एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, समझ में आई बेटा। उसके बाद प्रोटीन लेवल, प्रोटीन लेवल भी प्लाज्मा इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए, प्रोटीन लेवल, यदि प्रोटीन लेवल डाउन हो रहा है, किडनी फिल्टर कर रही है ज्यादा, यूरिन के अंदर, जैसे यूरिन एग्जाम, यूरिन जैसे इसने बताया यूरिन एग्जामिनेशन फॉर बेंस जोन्स प्रोटीन, यूरिन एग्जामिनेशन, अब यूरिन के अंदर क्या करेंगे एग्जामिनेशन, अरे भैया ये एग्जाम करेंगे कि यूरिन के अंदर कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रही, क्योंकि एबनॉर्मल प्रोटीन यदि यूरिन के थ्रू आ रही है तो मींस माइलोमा अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सरे, एक्सरे के बाद में हो जाएगा भैया बोन बायोप्सी, बोन बायोप्सी के अंदर क्या करेंगे, बोन का एक छोटा सा टुकड़ा लेते, ऑपरेशन एक माइनर चीरा लगाते, चीरा लेते, एक छोटा सा टुकड़ा लेते, उस टुकड़े को लेके हम इन्वेस्टिगेशन भेज देते माइक्रोबायोलॉजी को, वहां उस लैब के अंदर डिसाइड किया जाता है कि क्या पैथोलॉजी है क्या है, उसके बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ये समझ में आया बेटा, ये डायग्नोसिस। उसके बाद में आता है बेटा मेडिकल मैनेजमेंट। अब जब हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारे, हम कैंसर पढ़ रहे हैं तो कैंसर के अंदर सबसे पहले क्या आएगा बेटा, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के अंदर जैसे मेलफेलेन और प्रेडनिसोलोन और विनक्रिस्टिन, सबसे पहले जब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं भैया, मेडिकल ट्रीटमेंट लिख लो मैनेजमेंट की जगह, तो सबसे पहले क्या आ गया, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या क्या ड्रग दे देंगे भैया कीमोथेरेपी के अंदर, तो कीमोथेरेपी के अंदर सबसे पहले विनक्रिस्टिन, दो एग्जांपल याद कर लो, क्योंकि आप सारे एग्जांपल तो याद नहीं कर पाएंगे, इस कारण आपको दो एग्जांपल याद करने, विनक्रिस्टिन लिख लो, मेलफालेन लिख लो, MELPHALEN मेलफालेन लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्रेडनिसोन, PREDNISON, प्रेडनिसोन। तो बेटा ये तीन नाम याद रख लेना कीमोथेरेपी। उसके बाद हमारी दूसरी आती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी दो तरीके की होती है ना, जो हमने पढ़ाई थी, बाकी की अपन अलग से एक रेडियोथेरेपी पे हम वीडियो डालेंगे कि जहां पर कैंसर होता है उसमें दो तरीके की होती है, एक तो इंटरस्टिशियल रेडियोथेरेपी, एक एक्स्ट्रा बीम रेडियोथेरेपी। अब देखो मेरी आप वीडियोस देखेंगे या मेरे हर टॉपिक को देखेंगे, मैंने दो चीजें बार बार बोली है, रेडिएशन थेरेपी इज हैविंग टू टाइप्स, एक्स्ट्रा बीम थेरेपी, एक्स्ट्रा बीम मींस एक सोर्स जहां से निकलती है रेडिएशन, एक्स्ट्रा बीम, एक इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज के अंदर को इम्प्लांट करके वहां पर रेडिएशन छोड़ी जाती, तो इंटरस्टिशियल रेडिएशन थेरेपी और एक्स्ट्रा बीम, तो ये दोनों रेडिएशन थेरेपी, ये रेडिएशन हमारे सेल को अफेक्ट करती है, उनके जीन्स को अफेक्ट करती है और कैंसर को ट्रीटमेंट करने के अंदर हेल्पफुल होती है। दूसरा एंटी कैल्शियम एजेंट्स गिवन टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। अब देखो इसने बोला है भैया एंटी कैल्शियम, एंटी कैल्शियम मींस कैल्शियम के अगेंस्ट में दवाई देनी हमें, तो एंटी कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, कहीं कैल्शियम ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो एग्जांपल इसका क्या लिखेंगे हम, डेक्सामिथासोन। डेक्सामिथासोन क्या करता है भैया, कैल्शियम के लेवल को कम करता है। और दूसरा लिख देंगे प्रेडनिसोलोन। तो देखो आपको समझ में आ रहा है, आपको कितने अच्छे तरीके से इन दवाइयों के दो चार नाम आपको याद हो जाएंगे। जीशान भैया आप दिमाग लगाओगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगे, मैं भी तो आप जैसा हूं, थोड़ी सी उम्र में बड़ा होऊंगा लेकिन अब तो छोटा लगता हूं, है ना। तो ये चीजें एंटी कैल्शियम, कैल्शियम के लेवल को कम करती है, जिसके एग्जांपल डेक्सामिथासोन और प्रेडनिसोन है। इनको जीशान यदि तुम देखोगे तो जैसे तुम्हें मेरा नाम याद हुआ ऐसे इनके नाम याद हो जाएंगे, लेकिन तुम देखो तो सही इनको, तुम इन किताबों को समय दोगे तो याद होगा ना। तुम समय दोगे किसी और को, जैसे हमारे बिने भैया कहीं और समय दे रहे हैं, तो बिने भैया जहां समय दे रहे हैं तो वहां वो चीजें मिलेगी इनको, किताबों को समय देते तो किताब मिलती, अब जहां समय दोगे वहीं तो मिलेगा। उसके बाद यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है तो हम क्या देते हैं उसको, ये तो सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, एंटीबायोटिक दे देते। एंटीबायोटिक कब देखते हैं भैया, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इसका एग्जांपल लिख लो भैया एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन लिख लिया इसका एग्जांपल। दूसरा इन केस ऑफ रीनल फेलियर, यदि रीनल फेलियर हो गया है, किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो हमें बिने भैया ने बोला है मरीज को डायलिसिस के लिए भेज दो। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है,
जो एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, ये आर्टिफिशियल मशीन हमारे किडनी की तरह हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है उनको रिमूव करती है और एक प्योर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर दोबारा पहुंचाती है। इसको बोलते हैं डायलिसिस। उसके बाद यदि फ्लूइड इनटेक हमें बढ़ा देना है, हमारे नॉर्मल फ्लूइड इनटेक कितना होता है भैया? अरे नॉर्मल फ्लूइड इनटेक 2 लीटर होता है, लेकिन इसको बढ़ा के 3 लीटर कर देना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। अब ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में अब हम पढ़ते हैं भैया नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट तो बहुत इजी चीज है कि सबसे पहले असेस द कंडीशन। अरे अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? अरे गिने चुने शब्द तो है जीशान। नर्सिंग मैनेजमेंट सिंपल 15 लाइन है जो हर जगह लिखना है। असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन असेस करोगे, वाइटल साइंस चेक करोगे, हेल्थ हिस्ट्री देखोगे, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को चेक करोगे, पेशेंट के नॉलेज लेवल को चेक करोगे, न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करोगे, फिजिकल एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करोगे, एंजाइटी लेवल को डिक्रीज करोगे। ये सिंपल चीज है यार। फर्स्ट ईयर में पहले दिन 5 दिन क्लास ले लेता है, उसको ये पता होता है कि ये करते हैं। उसके बाद यदि रीनल फेलियर हो गया है तो एबनॉर्मल प्रोटीन जो पैदा हो रही है, उस एबनॉर्मल प्रोटीन को मॉनिटर करते हैं कि कितना लेवल बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा, केएफटी फंक्शन कर रही है नहीं कर रही, कितना फंक्शन कर रही है, किडनी नहीं कर रही। यदि मल्टीपल माइलोमा हो गए तो इन्फेक्शंस बार बार होते रहते, तो इन्फेक्शन से दूर रखना है, स्टेराइल तरीके से हर प्रोसीजर को करना है। पेशेंट को यदि ब्लीडिंग टाइम फॉर ब्लीडिंग इंक्रीज, यदि पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई या नेजल ब्लीडिंग हो गई या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गई अंदर ही अंदर, और भैया अब ये क्या करता है? ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम यदि ज्यादा हो गया मींस क्लोट नहीं होता खून का, थक्का नहीं जमेगा तो खून बहता रहेगा, पता पड़े अंदर खून निकल रहा है या नाक से खून निकलना स्टार्ट हो गया, क्लोटिंग हो ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? मॉनिटर करना होता है कि कितना एचबी लॉस हो गया, कितना मेंटेन है, वाइटल्स क्या है, ब्लड कितना जरूरत है, आईवी फ्लूइड मेंटेन करना है कि नहीं करना। पेशेंट को एनाल्जेसिक्स, दर्द के लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, और यदि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ना हो इसके लिए हम पेशेंट को कहीं ज्यादा वो नहीं करते कि सीवियर एक्सरसाइज करवाओ, वजन उठवाओ, डंबल करवाओ, ऐसे नहीं करते। देखना होता है कि इंजुरी ना हो, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा है मींस कहने का मतलब ये है कि उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं करनी जिससे उसको फ्रैक्चर हो जाए। 5 राइट्स ऑफ ड्रग्स चेक करने। 5 राइट्स ऑफ ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं? कीमोथेरेप्यूटिक, एंटी कैल्शियम, एंटीबायोटिक, एंटी एमेटिक और एनाल्जेसिक। उल्टी आ रही है ये तो भैया सब जगह लिख देना। एनाल्जेसिक्स मींस पेन किलर, एग्जांपल डिक्लोफेनिक, ब्रूफेन, दो तो अरे ये तो नॉर्मल पता होता है कि दर्द की 2 दवाइयां वर्ल्ड फेमस है, डिक्लोफेनिक और ब्रूफेन। एंटीपायरेटिक लिख सकते हो, एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल देते हैं। एंटी कैल्शियम में आप प्रेडनिसोलोन याद कर लो, ठीक है बेटा, एंटी कैल्शियम आ गया। एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन और मोनोसेफ याद कर लो। हर डिजीज कंडीशन में यही दी जाती है, एक्स्ट्रा कोई नहीं दिया जाता, यही सब जगह घूमती रहती है। उसके बाद में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज में करनी है कि वो पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। 3 लीटर फ्लूइड उसको डेली देना है। स्टरलाइज्ड आर्टिकल्स लेने, हमें मास्क और लगा के रखना है कि कोई इन्फेक्शन पैदा ना हो। और इन्वेसिव प्रोसीजर करते टाइम, इन्वेसिव मींस कैनुला डालते टाइम, कैथेटर डालते टाइम और पीछे सपोजिटरी डालते टाइम एसेप्टिक टेक्निक को काम में लेना है। प्रॉपर तरीके से हाइजीन को मेंटेन करना है, क्लीन रखना है। पेशेंट को रेडियोथेरेपी के लिए यदि डॉक्टर ने बोला है तो उसे प्रेस्क्राइब करना है, समझाना है, कॉम्प्लिकेशन बताने, रिटर्न कंसेंट लेना है, फिर लेके जाना है। पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। ये पेशेंट का राइट होता है हर चीज को जानना समझना। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये नहीं बिना भैया को बोलो हटाओ लगाना है, वो ये भी, वो बोले क्या लगा रहे हो, बोला इंजेक्शन, और क्या लगाने आया हूं मैं तुम्हारे पास, ऐसे नहीं बोला, उसको बताना है मैं आपके पास आया हूं, आपकी ये बीमारी है, उस बीमारी में ये इंजेक्शन लगाना आपके डॉक्टर ने लिखा है, तो ये इंजेक्शन मैं आपके लगाना चाह रहा हूं, आपको कोई दुविधा ना हो तो मैं इंजेक्शन लगा सकता हूं। ऐसे उसको मॉनिटर करना है, तो पेशेंट की विल पावर भी मजबूत हो जाएगी, वो भी आपको कोऑपरेट करेगा। वरना क्या करेगा, वो आ गया खड़ूस सा, ये इंजेक्शन लगाता है, सीधे मुंह तो बात ही नहीं करता, हे भगवान अगले जन्म में इसको ऐसा ही बनाना कि मैं इसका डॉक्टर बनूं और ये मेरे सामने अपना बटक्स लेके आए, मैं उल्टा इसके लगाऊं। तो ऐसा काम नहीं करना। और यदि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, यदि ब्लड लॉस हो रहा है तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में हमें प्लेटलेट्स इन्फ्यूज करानी है, ट्रांसफ्यूज करानी है।
न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करना है, पेशेंट की फैमिली को रीएश्योर करना है, मेंटल स्टेटस को इंप्रूव करना है, क्योंकि हमारा पेशेंट एक छोटी सी बीमारी, अरे कल आपको ये बोल दीजिए आपके पेट में, आपके गॉल ब्लैडर में एक स्टोन आ गई, आदमी को नींद नहीं आएगी, टेंशन में आ जाएगा, क्या करूं क्या करूं। तो उस टाइम पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको फिर को इनके पीछे पूरा देश तुम्हारे मूंछों के पीछे रहा है, इनको बस दिन भर यही करते रहो। तो मैं ये टिक्स हो चुकी है साइकेट्रिक इलनेस, ये यूं करते करते रहने के लिए, इनसे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा, चाहे क्लीन रख लो चाहे ये रख लो। दुनिया के अंदर ऐसी मूंछें नहीं है तुम्हारी कि तुम्हारा पूरा इतिहास देखे, तुम्हारा गिनीज बुक में नाम आए। ये छोटी मोटी भगवान ने दे रखी है, इनको ऐसे पड़े रहने दो, पहले अपना फ्यूचर देखो, इन बालों को बढ़िया तरीके से सेट करो, सुंदर करो कि देख इधर से मामला साफ, इधर से साफ, पीछे से साफ है, ऊपर ऐसे लग रहा है कि कोई बिग पहना दिया है, ऊपर ही ऊपर जैसे स्क्रू कस दिया हो, टोपी टोपी। हाँ, कटोरा कटिंग, तो ऐसे कटोरा मत बनवाना यार, थोड़ी सी प्लेट कटिंग करवा लो। पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, पेशेंट की डिजीज कंडीशन को एक्सप्लेन करना है। तो बेटा ये कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट है जो हमने मल्टीपल माइलोमा के अंदर पढ़ा। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते रहे, देखते रहें और बाकी के लोगों को बढ़ाओ। और आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, ये आपके कमेंट्स नहीं आते तो हमें ये लगता है कि शायद हमारी मेहनत बेकार जा रही है और फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसको फॉलो करो यार, देखो, लोगों को बताओ, अच्छा लग रहा है तो कभी कमेंट्स भी कर दिया करो। और आप तो सब लोग मेरे जानने वाले, जान पहचान वाले हैं, तो आपके कमेंट्स तो मुझे तुरंत पता पड़ जाएगा कौन बच्चा कहाँ से कमेंट्स कर रहा है। तो देखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।